हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो नगर पालिका पार्ट बी से रिलेटेड और पार्ट बी में धारा 190 से लेके 199 तक हम जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जो यहाँ से बन सकते हैं वो सारे हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज कि सार्वजनिक मार्गों के किनारों पर स्थित भवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका ऐसे भवनों हेतु ऊंचाई व घुमाव निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल सत्य है ये। यदि आवश्यक हो तो नगर पालिका भवन के किसी भाग को अधिग्रहित कर सकती है। यह भी सत्य है। नगर पालिका अधिग्रहित भाग के लिए प्रचलित दरों पर समग्र समग्र रूप से भुगतान करेगी, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर मेरा एक और दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो धारा 191 पढ़ते हैं हम। धारा 191, तो धारा 191 के अंदर क्या लिखा हुआ है? धारा 191 के अंदर लिखा हुआ है कि मार्गों मार्गों के कोनों पर भवन। ठीक है, मार्गों के कोनों पर भवन, ये हमारी क्या थी, धारा थी। मैं लिख देता हूं, एक सेकंड। मार्गों के कोनों पर भवन। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इसके अंदर लिखा हुआ था कि मानो कोई भी मार्ग है, ठीक है, उस मार्ग के किनारे पर यदि कोई भवन बना हुआ है। कई बार अपन देखते हैं ना कि गली के किनारे पे जो या कोने पे जो भवन बना रहता है, उसके लिए नगर पालिका क्या कर सकती है, भवनों की ऊंचाई निर्धारित कर सकती है कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी, उसका घुमाव निर्धारित कर सकती है। ये तो सत्य हो गया था। अगर नगर पालिका को ऐसा लगता है कि कोई कोने पर मकान बना हुआ है और उसको नगर पालिका के द्वारा अधिग्रहित करना आवश्यक है। अधिग्रहित का मतलब होता है उसको अपने अधिकार में लेना। ठीक है, तो आवश्यक है तो नगर पालिका क्या कर सकती है, उसे अधिग्रहित कर सकती है। और उसके लिए वो जितना भी समग्र रूप से भुगतान नहीं करेगी, जितना उसको आवश्यक है उतना का ही तो भुगतान करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि ये कोई आपकी गली है और इस गली के किनारे पे क्या बना हुआ है, कोई मकान बना हुआ है। अगर नगर पालिका उसका केवल आधा मकान अधिग्रहित करती है, तो क्या इसके पूरे मकान का मुआवजा देगी या आधे का देगी? तो आप कहोगे आधे का देगी। तो यहाँ पे ये समग्र रूप से उसका भुगतान नहीं करेगी। जितना वो नगर पालिका ने अधिग्रहित किया है उतने का ही वो क्या करेगी, भुगतान करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक मार्गों पर स्थित बहिर्गत भवनों को पीछे करने संबंधी प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये कंस में किया गया है, धारा आपके किसके अंदर किया गया है, धारा आपके 192 के अंदर किया गया है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। देखो मैं फिर से बताता हूँ, धारा 191 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मार्गों के कोने पर बने हुए भवनों से संबंधित है। और धारा 192 किससे रिलेटेड है, बहिर्गत भवनों को पीछे करने से संबंधित है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई मार्ग है और इस मार्ग के ऊपर कोई मकान बना हुआ है। मकान सिर्फ यहां तक बनना चाहिए था और यहां तक। कई बार आपने देखा होगा कि किनारे पे जो ये आपके कॉलोनी के अंदर जो मकान बने हुए हैं, ये अपना छज्जा बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो उनको क्या कर सकती है नगर पालिका, पीछे कर सकती है। आगे से तोड़ दिया जाता है, जितना रोड पे आपने एक्स्ट्रा निकाल रखा है मकान, उससे रिलेटेड है ये। फिर देखिएगा, सार्वजनिक मार्गों पर स्थित बहिर्गत भवनों को पीछे करने के लिए नगर पालिका भवन स्वामी को कितने दिनों का लिखित नोटिस देगी? तो वो नोटिस देती है कितने दिनों का, 15 दिनों का। नगर पालिका 15 दिनों का नोटिस देगी कि जो आपका मकान रोड पे या बाहर की साइड में निकल रखा है सार्वजनिक मार्ग पे, इसको पीछे कर लीजिए और इसके लिए आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। सार्वजनिक मार्गों पर स्थित बहिर्गत भवनों को पीछे करने पर मुक्त हुई भूमि पर किसका अधिकार होगा? ऑप्शन ए भवन स्वामी का, ऑप्शन बी मूल भूस्वामी का, ऑप्शन सी नगर पालिका का, और ऑप्शन डी सार्वजनिक कल्याण समिति का। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, सी और डी गलत है। कौन सा? मूल भूस्वामी का। ठीक, सॉरी, इस पे किसका अधिकार हो जाएगा? तो इस पे किसका अधिकार हो जाएगा, आपके नगर पालिका का अधिकार हो जाएगा। मेरे से यहाँ पे गलती हुई, देखिएगा क्या। एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ। अगर आपने आपका मकान किसी रोड पे आगे की साइड में बढ़ रखा है, ठीक है, आगे की साइड में आपने छज्जा वगैरह निकाल रखा है, इसका मतलब उसको नगर पालिका क्या करवाएगी, पीछे की साइड में करवाएगी। अब जो बची हुई जमीन होगी, ठीक है, वो किसके अंदर में होगी, वो नगर पालिका के अंडर में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
बहिर्गत भवनों को पीछे करने में नगर पालिका की कार्यवाही से किसी भवन के स्वामी को हुए किसी नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ऐसी किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा सकता, ये गलत है। नगर पालिका के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या नगर पालिका कल्याण कोष के द्वारा। तो ये भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? आपके नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। ये चीज समझ में आई होगी, आई हो। नेक्स्ट देखिएगा, कोई भवन ऐसी सतह से नीची सतह पर नहीं बनाया जाएगा जिससे उसका जल निकास और उस समय विद्यमान सार्वजनिक नाली में न हो सके। यह प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह किस धारा में किया गया है? यह किया गया है धारा 193 के अंदर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि अगर आप कोई मकान बनाते हो तो जहां पे नगर पालिका के माना कोई सीवरेज लाइन निकल रही है या नगर पालिका की कोई लाइन निकल रही है, उससे नीचे की साइड में थोड़ी बनाओगे, उससे ऊपर की साइड में ही बनाया जाएगा मकान। तो ये किसके अंदर है? आपके धारा 193 के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 194 में वर्णित मटेरियल एडिशन या तात्विक परिवर्धन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो देखो, धारा 194 किससे रिलेटेड है? अब मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक तो ये याद रखिएगा, धारा आपके 191, फिर ये हमने पढ़ ली थी धारा 192, धारा 193 और धारा आपके कौन से धारा है? आपके 194। अब देखो, धारा 191 में हमने क्या पढ़ा था? धारा 191 के अंदर पढ़ा था मार्गों के कोने पर भवन। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। धारा 192 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जो बहिर्गत भवन है उनको पीछे करना, जो बाहर की साइड में भवन निकले हुए हैं उनको पीछे करना, ये याद रह जाएगा। धारा 193 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपके भवनों की सतह, ठीक है, भवनों की सतह से रिलेटेड था धारा 193। धारा 194 के अंदर हमने क्या पढ़ना था? धारा 194 के अंदर पढ़ना था कोई भी भवन, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, इनसे रिलेटेड जितने भी संबंधित उपबंध है, मतलब अगर आप अपने रहने के लिए मकान बना रहे हो, चाहे व्यवसाय के लिए मकान बना रहे हो, चाहे व्यवसाय के लिए कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, इन से रिलेटेड कोई भी नियम अगर आपको पढ़ने हैं तो धारा 194 के अंदर मिल जाएंगे आपको ये चीज। अब धारा 194 के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है, मटेरियल एडिशन। अच्छा, इस मटेरियल एडिशन का मतलब क्या होता है? इसमें सारी चीजें सम्मिलित हो जाती है। जैसे अगर आप कोई नगर पालिका के अंदर, कोई नगर परिषद के अंदर या कोई नगर निगम के अंदर मकान बना रहे हो, तो मकान बनाने से पहले आपको मकान के पीछे सेटबैक छोड़ना होता है, मतलब कुछ जगह छोड़नी होती है रोशनी के लिए। अगर आपको पार्किंग की व्यवस्था बतानी पड़ती है कि हमने इतनी पार्किंग छोड़ी है, ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे ड्रेनेज का छोड़ा गया है। तो ये सारा, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है मटेरियल एडिशन के अंदर? मौजूदा सेटबैक कवरेज में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। भूमि उपयोग और पार्किंग क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, भवन की ऊंचाई में परिवर्तन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मटेरियल एडिशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी, पार्किंग भी आ जाएगी, भूमि का उपयोग भी आ जाएगा, भवन की ऊंचाई भी आ जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित होती है। नेक्स्ट, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर भवन, कुओं, बोरिंग, टावर, अन्य संरचना के निर्माण या पुनः निर्माण हेतु नगर पालिका के समक्ष आवेदन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? भूमि और भवन की हकदारी, नक्शा व निर्माण, पुनः निर्माण या संपूर्ण विवरण, आवेदन हेतु दी गई फीस की रसीद या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका के सीमाओं के अंदर यदि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी भवन बना रहे हो, कोई भी कुआं खुदवा रहे हो, कोई भी बोरिंग करवा रहे हो, कोई भी टावर लगवा रहे हो या अन्य कोई भी स्ट्रक्चर यदि आप बनाते हो, तो आपको क्या करना होता है? नगर पालिका के समक्ष आवेदन करना होता है। अब नगर पालिका के समक्ष आप आवेदन करोगे तो सबसे पहले आवेदन करने से पहले आप ये तो बताओगे ना कि मैं इस प्लॉट के लिए इस प्लॉट पे मकान बना रहा हूँ, ये प्लॉट पे मेरी रजिस्ट्री है, मतलब मेरा इस पे क्या है, मेरा इस पे हकदारी है, ये बताना पड़ेगा। आपको नक्शा बताना पड़ेगा, आपको फीस देनी पड़ेगी आवेदन के लिए, ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नक्शा व निर्माण, पुनः निर्माण यह संपूर्ण विवरण किसके द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित होना चाहिए? किसके द्वारा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा,
गलत है। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा, यह भी गलत है। जिला कलेक्टर के द्वारा, यह भी गलत है। तो इसमें अहिर्त वास्तुविद या अभियंता, इसका मतलब ये यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने आर्किटेक्ट की बात की है। किसकी बात की है, आर्किटेक्ट की यहाँ पे बात की है। ये चीज आप याद रखिएगा, आर्किटेक्ट की मैंने यहाँ पे क्या की है, बात की है। कि अगर आप कोई भी नक्शा बना रहे हो, नक्शा बनवा रहे हो या पुनर्निर्माण करवा रहे हो, इसका जो संपूर्ण विवरण तैयार करते हो कि मैं ये मकान बना रहा हूँ, इसकी इतनी ऊंचाई होगी, ये नक्शा है, तो उसके किसके द्वारा वो हस्ताक्षरित होता है, कौन उसको ऑथराइज करता है, तो उसको ऑथराइज करता है आपका आर्किटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भवन आदि के निर्माण या पुनः निर्माण हेतु नगर पालिका के समक्ष किए गए आवेदन पर नगर पालिका को कितने समय में निर्णय लेना होता है। तो निर्णय कितने दिनों में लेना होता है, आपके 60 दिनों के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को वापस हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखो, धारा 194 है, ये धारा 194 के अंदर चाहे आप व्यावसायिक तौर पे, ठीक है, व्यावसायिक तौर पे या फिर आप रहने के लिए, मतलब आप कमर्शियल बना लो चाहे आप रेजिडेंशियल मकान बना लो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नगर पालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, नगर पालिका की अनुमति लेने से पहले आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। आपको वहां पे रजिस्ट्री की फोटोकॉपी दिखानी पड़ेगी कि ये मकान मेरे ही नाम पर है। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको फीस जमा कराने के बाद में आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन करने के पश्चात, ठीक है, आवेदन करने के पश्चात नगर पालिका को कितने दिनों के अंदर आपको अनुमति देनी पड़ेगी, मतलब कितने दिनों के अंदर नगर पालिका निर्णय दे देगी कि हाँ आप ये मकान बना सकते हो, आप ये कुआं खुदवा सकते हो, आप ट्यूबवेल करवा सकते हो। तो 2 महीने के अंदर। यदि 2 महीने में नगर पालिका अनुमति नहीं देती, तो 1 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा, मतलब फिर से आवेदन करना पड़ेगा। और फिर से अगर 1 महीने, मतलब 2 महीने तो ये, और 1 महीना ये, मतलब 3 महीने के अंदर नगर पालिका आपको अनुमति नहीं देती, तो फिर आपको यह स्वतः ही समझ लेना होगा कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना कार्य करवा सकते हो। मतलब कुल मिलाकर नगर पालिका को तो आप 2 महीने के अंदर, 60 दिनों के अंदर समय में निर्णय लेना होगा। अगर 60 दिनों के अंदर भी नगर पालिका निर्णय नहीं लेती, 60 दिनों के अंदर भी नगर पालिका निर्णय नहीं लेती, तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, दोबारा से नोटिस देना पड़ेगा नगर पालिका को कि आप क्या कर ली कीजिए, इस पे निर्णय लीजिए। अगर 2 महीने के पश्चात 1 महीना फिर निकल गया, फिर भी नगर पालिका निर्णय नहीं लेती, तो फिर आप अपना कार्य क्या कर सकते हो, कार्य करवाना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिएगा, किसी भवन के किसी किस ऊंचाई के भवन का अधिभोग आरंभ करने से पूर्व अधिभोग प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। तो 10 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले भवन को, गलत है। 12 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले भवन को, गलत है। 15 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले भवन को, ये सत्य हो जाएगा कि मतलब यदि 15 मीटर से अधिक ऊंचा आपका मकान है, तो उसका अधिभोग करने से पहले, अधिभोग मतलब उसमें रहने से पहले या उसको किराए पे देने से पहले आपको प्रमाण पत्र लेना क्या है, आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। किस भवन के अधिभोग हेतु सुरक्षा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। एक बात बताओ, अगर आप किसी मकान के अंदर रह रहे हो, ठीक है, वो मकान सुरक्षित है या नहीं है, इसको कौन इसको इसके लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र आपको दे सकता है। एक बात बताओ, राज्य सरकार देगी क्या, गलत। नगर पालिका के द्वारा, ये भी गलत है। उप निदेशक या स्थानीय निकाय के द्वारा, कोई भी आपके स्थानीय निकाय के द्वारा, गलत है। किसके द्वारा दिया जाता है, वो आर्किटेक्ट के द्वारा दिया जाता है कि हाँ ये जो मकान है ये रहने योग्य है, इसमें सारे सुरक्षा के इंतजाम है। तो ये जो कार्य होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, आर्किटेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा आप, यदि नगर पालिका भवन आदि के निर्माण के आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं लेती है, तो क्या होगा। ठीक है, यह माना जाएगा कि नगर पालिका कोई आपत्ति नहीं है और आवेदक निर्माण कार्य कर सकता है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी, आवेदक 1 और माह का स्पष्ट नोटिस देने के बाद अनुमति मानते हुए निर्माण कार्य आरंभ कर सकता है। यह माना जाएगा कि नगर पालिका ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा। तो अभी मैंने बताया था कि क्या करेगा, आवेदक को 1 महीने का और नोटिस सर्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा, 2 महीने का वेट कीजिए,
नगर पालिका उस पर कोई निर्णय लेगी। यदि नगर पालिका उस पर निर्णय नहीं लेती तो 1 महीने का आपको और नोटिस सर्व करना पड़ेगा, मतलब एक बार दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। 1 महीने का इंतजार कीजिए। 1 महीने के पश्चात भी अगर नगर पालिका कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर ये स्पष्ट नोटिस देने के बाद ये माना जाएगा कि नगर पालिका ने अनुमति दे दी और अनुमति मानते हुए निर्माण आरंभ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका क्षेत्र में भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण के संबंध में समस्त समस्त नियमों का पालन किया जाए, यह निर्धारित करना किसका किसका है ना, किसका दायित्व है? आवेदक एवं वास्तुविद का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, संबंध वार्ड पार्षद का, या भवन अनुज्ञा सकर्म समिति का? तो देखिएगा, नगर पालिका क्षेत्र में यदि कोई भवन बन रहा है जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ है या पुनः निर्माण करवाया जा रहा है, वो सारे के सारे नियमों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके संबंध में ये निर्धारित करना किसका उत्तरदायित्व है? यह उत्तरदायित्व है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में कोई संस्थागत कॉम्प्लेक्स निर्मित किया जाए तो अनुमति देने से पूर्व नगर पालिका द्वारा किससे परामर्श किया जाना अनिवार्य है? देखो, जिला कलेक्टर से, ऑप्शन बी है राज्य सरकार के प्रादेशिक नगर नियोजक से, कॉम्प्लेक्स का नक्शा बनाने वाले वास्तुविद अभियंता से मतलब आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से, नगर पालिका की बैठक में सभी सदस्यों से। तो सभी सदस्य तो बिल्कुल गलत हो गए, सी भी गलत हो गया मेरा। यहाँ पे ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। यदि मानो सपोज आप अपने को मान के चलिए कि यदि आपने कोई भी 15 मीटर से ऊपर का भवन बनाया है या 500 वर्ग मीटर के अधिक क्षेत्र में कोई आपने संस्थागत कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो आपको किसकी, तो नगर पालिका, आप नगर पालिका में आपने आवेदन किया। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, या आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो जो 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन पर बन रहा है। आपने नगर पालिका में क्या किया, आवेदन किया। अब नगर पालिका आपको अनुमति देने से पूर्व क्या करेगी, आपको जो राज्य सरकार का जो प्रादेशिक नगर नियोजक है, जो राज्य सरकार का जो टाउन प्लानर है, उससे क्या करेगी, परामर्श करेगी, उससे एडवाइस लेगी और एडवाइस देने के बाद ही आपको क्या किया जाएगा, आपको अग्री किया जाएगा या फिर आपको डिसएग्री किया जाएगा। मतलब या तो नगर पालिका उसके बाद में अनुमति दे देगी या फिर आपको मना कर देगी। पर अनुमति देने से पूर्व किससे, तो नगर पालिका कौन करेगी, नगर पालिका परामर्श करेगी। नगर पालिका परामर्श करेगी और किससे करेगी, राज्य सरकार के प्रादेशिक नगर नियोजक से। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुमंजिला भवन या तहखाने के आवेदन के संदर्भ में उस क्षेत्र के नगर नियोजक का परामर्श अनिवार्य है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सत्य है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्थल को भवन का निरीक्षण करके नाप जोख रखने आदि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसे रोकने और हटाने की शक्ति होगी, यह भी सत्य है। 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन अधिभोग हेतु अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक या अनिवार्य है, गलत है ये। 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन नहीं, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भवन होता है तो उसका अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना क्या होता है, आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि बिना आवेदन के भवन निर्म भवन आदि के निर्माण या पुनः निर्माण किया जाता है तो दंड होगा। तो दंड कितना होगा, 1 माह से 3 माह तक का कारावास और 20,000 से 50,000 रुपए का तक का जुर्माना, 3 महीने से 6 महीने तक का कारावास और 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना, 1 महीने से 3 महीने तक का कारावास और 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, और 3 महीने से 6 महीने तक का कारावास और 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा कि बिना आवेदन के भवन और आदि के निर्माण या पुनः निर्माण करते हो तो आपको 1 महीने से 3 महीने तक का कारावास। अच्छा, कारावास में यहाँ पे ये याद रखिएगा, साधारण कारावास की बात की गई है। कैसे कारावास की बात की गई है, साधारण कारावास की यहाँ पे बात की गई है, साधारण कारावास की यहाँ पे बात की गई है, ये चीज याद रह जाएगी।
तो 1 महीने से 3 महीने तक का साधारण कारावास और 20,000 से 50,000 रुपए तक का आप पे दंड लगेगा। नेक्स्ट, भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई है किंतु मंजूर योजना व शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो दंड होगा। तो दंड कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 महीने से 3 महीने तक का कारावास और 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 15 दिन से 45 दिन तक का कारावास और 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 महीने 2 महीने से 3 महीने तक का कारावास और 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना, 15 दिन से 30 दिन तक का कारावास और 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। 15 दिन से 45 दिन तक का कारावास व 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट, वास्तुविद अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित व अनुप्रमाणित नक्शा अधिनियम में असंगत हो तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा सकती है? देखिएगा, वास्तुविद अभियंता मतलब अगर आपका कोई इंजीनियर है या कोई आर्किटेक्ट है, उसने आप क्या कर दिया, आपके सर्टिफिकेट पे क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, यह उसे क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया नक्शे को कि हाँ ये सही है। परंतु वो क्या है, नियमों के अधीन नहीं है। मतलब आपने कोई नक्शा बनवाया, आर्किटेक्ट ने बिना नियमों का पालन करते हुए उसे क्या कर दिया, उसे उससे ऑथराइज्ड कर दिया, उस पे सिग्नेचर कर दिए, तो उसमें क्या होगा, काली सूची में शामिल कर उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। ये बिल्कुल क्या है, आपका सत्य है। चेतावनी देकर उसे छोड़ा जा सकता है, यह भी सत्य है। या फिर उसमें 1 महीने से 2 महीने तक का कारावास होगा और उसे 5,000 रुपए तक से लेके 10,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी मेरा करेक्ट है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर गलत तरीके से आपका इंजीनियर और आर्किटेक्ट किसी को ऑथराइज कर देता है तो उस पे 1 महीने से 2 महीने तक का उसे कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है, 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, उसकी जो उसको जो सर्टिफिकेट मिला था उस सर्टिफिकेट को रद्द किया जा सकता है और उसे चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। तो ये सारे ही आपके सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण की अनुमति लेने हेतु या अन्यथा मिथ्या सूचना दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये कार्यवाही की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा, नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा, भवन अनुज्ञा एवं सहकर्म समिति द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा की जाएगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट, भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण की अनुमति हेतु दिए गए आवेदन के निपटान में नगरपालिका अधिकारी द्वारा जानबूझकर लापरवाही की जाती है तो क्या होगा? भाई अगर आपका कोई भवन का निर्माण हो रहा है या फिर उसका पुनः निर्माण हो रहा है, उसके लिए आपने आवेदन किया। अब जिस अधिकारी को आवेदन किया उसने जानबूझकर क्या किया, लापरवाही की, तो उस पे क्या हो सकता है? तो उत्तरदायी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन भी सत्य है मेरा। ठीक है, दोष सिद्धि पर 1 महीने का उसे कारावास दिया जा सकता है, जेल हो सकती है, ये भी सत्य है। और 5,000 रुपए का उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, बिल्कुल ये सत्य है कि मतलब आपके बिना पानी के जो टॉयलेट वगैरह होते हैं इनके निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भवन निर्माण आदि के संबंध में नगर पालिका के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश के 15 दिन के भीतर भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा, ये गलत है। 15 दिन का नहीं, 30 दिन का समय दिया जाएगा उसको। पहले से निर्मित शुष्क शौचालयों को नगर पालिका ध्वस्त करा सकती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 194 कै का संबंध है। धारा 194 का कै का संबंध किससे है? कुछ क्षेत्र में भवन निर्माण पुनः निर्माण आदि के लिए अनुमति देने या प्रतिबंधित करने राज्य सरकार की शक्ति से, बिल्कुल सत्य है। भवन में मटेरियल एडिशन या तात्विक परिवर्धन से, यह भी सत्य है। यह नालियों आदि पर नगर पालिका के नियंत्रण और सर्वेक्षण संबंधी अधिकारी से, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों आदि पर विचार कीजिए। राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी लोक हित में किसी विनिर्दिष्ट
किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित कर सकना, बिल्कुल ये सत्य है। ऐसे प्रतिबंधों के लिए राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन होना आवश्यक है, यह भी सत्य है। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्राप्त अनुमति या नामंजूर नहीं की जा सकती, ये भी मेरा क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी, यहाँ पे जहां पे मैं लिख रखा है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो आप शायद समझ लीजिएगा। यदि किसी विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाना है तो आरोपित दंड हो सकता है 1 माह का साधारण कारावास। साधारण कारावास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है साधारण कारावास। साधारण कारावास, ये गलत है। क्यों? विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्र में मतलब अगर राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को, कोई एक ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई ऐसा क्षेत्र है, इसको राज्य सरकार ने कह दिया कि यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, और फिर भी अगर आप वहां पे निर्माण कार्य करवाते हो तो वहां पे एक करवाते हो तो क्या 1 महीने का साधारण कारावास होगा? ये गलत है। कहीं पर साधारण कारावास की या कारावास की बात कही नहीं की गई है। ठीक है। 2,000 रुपए का 20,000 रुपए का आर्थिक दंड, ये भी सत्य है। निर्मित संपत्ति को नष्ट किया जा सकता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निवासियों के संगम, ये धारा 195 से रिलेटेड है। निवासियों के संगम, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव किया जाएगा, यह प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है धारा 195 के अंदर। तो धारा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। धारा 195 के अंदर ये बात की गई है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों के रखरखाव हेतु निवासियों निवासियों के संगम का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भवन निर्माता या विकासकर्ता द्वारा, नगर पालिका के अधिकारी के द्वारा, कॉम्प्लेक्सों की इकाइयों के स्वामियों के द्वारा, ए और सी। देखो, आप एक बात बताओ, मैं इसको आपका एक एग्जांपल से समझ आता हूँ। आपने कहीं पर कोई फ्लैट बनाए हैं, ठीक है, कहीं पर मतलब आपने कहीं पर भी कोई फ्लैट बना लिए, ठीक है। अब जो फ्लैट बना दिए, फ्लैट बनाने के बाद में आपको ये याद रखना, वहां पर क्या बनाया जाता है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इनके द्वारा एक क्या किया जाता है, इनके द्वारा एक एसोसिएशन का गठन किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है। और ये संगठन, ठीक है, ये संगठन क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव करता है। तो उस संगठन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। भवन निर्माता या विकासकर्ताओं के द्वारा और कॉम्प्लेक्सों की इकाइयों में रहने वाले नागरिकों के द्वारा या स्वामियों के द्वारा उसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अगर नहीं याद तो आप यह याद रखना, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। तारक मेहता का उल्टा के चश्मा के अंदर आपने देखा होगा कि वो सोसाइटी का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, वो उनका क्या करता है, रख रखाव करता है। ठीक है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों के रखरखाव हेतु गठित निवासियों के संगम को निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु सौंपी जाती है? पार्किंग सहित सामान्य सुविधाओं के ब्यौरे, सही है, ठीक है, ये भी सही है। भवन निर्माण का अनुमति पत्र, ये भी सही है। लिफ्ट, मोटर, जनरेटर आदि मशीन की वारंटी दस्तावेज की प्रतियां, ये भी सत्य है। भूस्वामी के साथ में करार की मूल प्रति, ये गलत है। करार की मूल प्रति नहीं दी जाती, फोटोकॉपी दी जाती है। फोटो कॉपी वहां पे दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों के रखरखाव हेतु निकाय निधि का गठन किसके द्वारा किया जाता है? नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों के रखरखाव हेतु निकाय निधि का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, नगर पालिका अधिकारी के द्वारा, गलत है। भवन निर्माता या विकासकर्ता द्वारा, ये सत्य है। कॉम्प्लेक्सों की इकाई के स्वामियों के द्वारा, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, निकाय निधि का मतलब है, एक बात बताओ, कोई भी अपार्टमेंट है, कोई भी फ्लैट है, ठीक है, उनके रख रखाव के लिए एक फंड का गठन होता है, एक निधि गठन हो जाती है। वो निधि का गठन नगर पालिका अधिकारी के द्वारा थोड़ी किया जाता है, नहीं, वो किसके द्वारा किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले जो एसोसिएशन है उनके द्वारा, या फिर जो वो फ्लैट जिनके द्वारा बनाए गए थे उनके द्वारा, या विकासकर्ता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भवन आदि के निर्माण पुनः निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुमति और निर्माण विशिष्टियों को किसी प्रमुख स्थान पर अनिवार्यतः प्रदर्शित करना होगा।
बिल्कुल सत्य है। निर्माण हेतु अनुमति अपेक्षित न होने के मामले में इससे संबंधित कारणों का विवरण प्रदर्शित करना होगा, ये भी सत्य है। उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ये भी सत्य है। आप धारा 196 को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, भवन आदि के निर्माण, पुनः निर्माण की अनुमति और निर्माण की विशिष्टियों को प्रदर्शित करना होता है। न्यूनतम 4 वर्ग फुट के आकार के कार्डबोर्ड से निर्मित बोर्ड पर, ये गलत है। मतलब अगर आप कोई भी क्या कर रहे हो, भवन बना रहे हो या उसका निर्माण कर रहे हो या पुनः निर्माण की अनुमति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर के बाहर या कॉम्प्लेक्स के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। वो बोर्ड लकड़ी का नहीं हो सकता या कागज का नहीं हो सकता, उसे आप ऐसे मटेरियल से बनाओगे जो मजबूत हो। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड लिख के इन्होंने गलत कर दी, ठीक है, गलती है। फिर तो ऑप्शन नंबर ये तो मेरा गलत हो गया, ये भी मेरा गलत हो गया। फिर निर्माण किए जा रहे भूखंड पे सहज दृश्य, एक बात बताओ, आप अपना घर बना रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, उसके आगे जो बोर्ड लगाओगे, वो बोर्ड इस तरीके से तो लगाओगे ना कि वहां से आने जाने वाले लोगों को दिखाई दे, सहज दृश्य हो। ठीक है, सहज दृश्य हो, तो ये चीज तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो मेरा करेक्ट होगा। नगर पालिका कार्यालय में नोटिस चस्पा कर, ये भी गलत है। भाई अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उसका नोटिस आप नगर पालिका में चस्पा थोड़ी करोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 मेरा यहाँ पे गलत है, केवल 2 मेरा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, भवन आदि के निर्माण, पुनः निर्माण की अनुमति और निर्माण संबंधी विशिष्टियों में शामिल है। कौन शामिल है? निर्माता और स्वामी का नाम, पता और फोन नंबर, सत्य है। नगर पालिका से प्राप्त अनुमति, संख्यांकन और तारीख, ये भी सत्य है। प्रस्तावित निर्माण की प्रमुख विशिष्टियां, ये भी सत्य है। ठीक है, निर्माण आरंभ करने व समाप्त करने की तारीख, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भवन निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत कार्य या मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा उत्पन्न करने या इसकी संभावना हो तो नगर पालिका से मौखिक अनुमति लेनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, इस मौखिक अनुमति को आप काट दीजिए और यहाँ पे लिखित कर लीजिए। लिखित, लिखित अनुमति लेनी होगी, ये भी सत्य है। सुरक्षा बोर्ड, होर्डिंग आदि लगवाने होंगे, ये भी सत्य है। रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी, ये भी सत्य है। उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जाएगा, ये गलत है। 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्माना लगाया जाएगा आपके 1,000 से 2,000 रुपए तक का। 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा के तहत नगर पालिका सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व ले सकती है? मतलब नगर पालिका किसके तहत, कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व ले सकती है? तो ऑप्शन ए है धारा 198, ऑप्शन बी है धारा 204, ऑप्शन सी है धारा 208 और ऑप्शन डी है धारा 212। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि योजना, डिजाइन आदि संबंधी समस्त अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत न कर दिए जाएं, यह भी सत्य है मेरा। नगर पालिका को यह समाधान न हो जाए कि सुख सुविधाओं का विकास उस समय लागू किसी विधि के अनुसार किया गया हो, सत्य है। नगर पालिका को राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त ना हो जाए, तो इसमें राज्य सरकार की अनुमति की तो जरूरत नहीं है। अगर नगर पालिका कोई भी सुख सुविधाओं को अपने अंडरटेकिंग तब लेती है जब नगर पालिका को ये कंफर्म हो जाए कि ये जो हम सुख सुविधाएं, ये जो कॉम्प्लेक्स अपने अंडरटेकिंग में ले रहे हैं, ये पार्क जो हम अपने अंडरटेकिंग में ले रहे हैं, ये नियमों के तहत तो है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 और 2 सत्य हो जाएगा। धारा 198 के अंतर्गत वर्णित सुख सुविधाओं में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? सड़क और पुल, सत्य है। सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, यह भी सत्य है। विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा विकसित कॉलोनी
या स्कीम का दायित्व नहीं ग्रहण कर सकती, ये गलत है। नगरपालिका किसी भी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा विकसित कॉलोनी या स्कीम का दायित्व ग्रहण कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर एक तो मेरा क्या है, गलत है। राज्य सरकार की पूर्वानुमति से नगरपालिका ऐसा दायित्व स्वीकार कर सकती है, नहीं, राज्य सरकार की कहीं अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो ना तो मेरा एक सही है और ना ही मेरा दो सही है। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।